एक पिता अकेले चुपचाप बैठा है, उसका बेटा मर चुका है और वह खुद को एक हथियार में ढाल रहा है। क्रिसमस की उस खून से सनी रात में आतिशबाजी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसे अपने निशाने पहचानने होंगे। ब्रायन एक पीड़ित की तरह पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। वह इंस्पेक्टर डेनिस से अपने बेटे के केस की प्रगति के बारे में पूछता है। ऑफिस में अकेले इंतजार करते हुए ब्रायन की नजर दीवार पर पड़ती है। पूरी दीवार गैंग के सदस्यों की तस्वीरों से ढकी हुई है। वह इनमें से कुछ चेहरों को तुरंत पहचान लेता है। यही वे लोग हैं जो उसके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं। ब्रायन चुपचाप अपना फोन निकालता है और दीवार की सारी तस्वीरें खींच लेता है। तभी एक स्केच उसकी नजर रोक देता है। दीवार पर टकला आदमी उसे घूर रहा है। उसका नाम प्लाया है, वही जिसने ब्रायन की गर्दन में गोली मारी थी और उसे मरा हुआ छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर डेनिस अंदर आता है और देखता है कि ब्रायन पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ चुका है। डिटेक्टिव बस एक पल के लिए ब्रायन की आंखों में देखता है। उसे वहां कुछ उभरता हुआ दिखता है, नफरत का एक बीज जो पहले ही जड़ पकड़ चुका है। ब्रायन घर लौटता है और हर तस्वीर को अपनी दीवार पर लगा देता है। वह एक ही रात में उन सबको खत्म करने की योजना बनाता है। क्रिसमस डे, उसके बेटे की मौत की पहली बरसी, यहीं से बदले की शुरुआत होती है। ब्रायन हर दिन बिना रुके ट्रेनिंग शुरू करता है। वह अपने शरीर को हर उस सीमा से आगे धकेलता है जिसे वह अपनी सीमा समझता था। वह कॉम्बैट टेक्निक्स पढ़ता है और प्रोफेशनल तरीकों से किसी को निष्क्रिय करने के तरीके सीखता है। शुरुआत में वह बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग भी मुश्किल से पूरा कर पाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह भारी कॉम्बैट ड्रिल्स भी बिना धीमे हुए कर लेता है। ब्रायन एक डीलरशिप से नकद देकर एक पुरानी जर्जर कार खरीदता है। जैसे ही वह उसे चलाकर निकलता है, विंडशील्ड के डस्ट को वाइपर्स साफ करते हैं, मानो उसके टारगेट्स धीरे धीरे उसके सामने साफ हो रहे हों। वह कार घर ले जाता है और तुरंत उसमें बदलाव करना शुरू कर देता है। हर दिन घर के अंदर हथौड़े चलने की आवाज गूंजती रहती है। उसकी पत्नी ठीक ठीक जानती है कि वह क्या कर रहा है। वह समझती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। मजबूत शरीर होना ही काफी नहीं है। ब्रायन जानता है कि सटीक निशानेबाजी के बिना यह सब बेकार है। रेंज पर उसका पहला दिन पूरी तरह खराब होता है। हर गोली लक्ष्य से बहुत दूर जाती है। वह वहां से हट जाता है और हथियारों का उसी जुनून से अध्ययन करने लगता है जैसा जुनून वह हर चीज में लाता है। उस रात हर बोझ का दबाव आखिरकार दोनों को तोड़ देता है। ब्रायन और उसकी पत्नी अंधेरे में एक दूसरे को थामे रहते हैं, बिना एक शब्द बोले। वह उसे समझता है और दोनों उस अनकही सच्चाई को भी समझते हैं। वह जा रही है, इसलिए नहीं कि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि कुछ समय के लिए अलग रहना शायद दोनों के बचने का एकमात्र तरीका है। वह अपने आंसू पोंछती है और बैग उठाती है। वह दरवाजे से बाहर निकलती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसका जाना ब्रायन को उसकी आखिरी चिंता से भी मुक्त कर देता है। अब हमें दिखता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। क्रिसमस डे था। एक खुशहाल परिवार अपने बैकयार्ड में साथ जश्न मना रहा था। फिर अचानक रात फट पड़ी। गोलियों की आवाजें गूंजी और गीली सड़क पर ब्रेक चिल्लाने लगे। पास की सड़क पर दो राइवल गैंग्स एक दूसरे पर गोलियां चला रही थीं। खोई हुई गोलियां बिना किसी परवाह के हर दिशा में उड़ रही थीं। ब्रायन और उसकी पत्नी इंस्टिंक्टिवली अपने बेटे के ऊपर झुक गए। जब गोलीबारी रुकी और कारें गायब हो गईं, तो उन्होंने नीचे देखा। उनके बेटे के कपड़ों के आर पार ताजा खून फैल रहा था। वह जा चुका था। ब्रायन तुरंत उनके पीछे दौड़ा, पूरी तरह क्रोध में डूबा हुआ। वह गोलियों की आवाज के पीछे पीछे गया और दोनों गैंग्स की ओर भागा जो अभी भी फायरिंग कर रही थी। उसे एक हरी कार दिखी और वह उसका पीछा करते हुए एक संकरी गली में घुस गया। कूड़े के ढेर में उसे एक क्रॉबार मिला और उसने उसे जोर से उस वाहन पर दे मारा। कार एक पल के लिए नियंत्रण खो बैठी, लेकिन फिर संभल गई। फिर हरी कार पलटी और उसके लिए वापस आ गई। ब्रायन गली में फंस गया। बचने की कोई जगह नहीं थी। वह लड़खड़ाकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। कार से एक आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने सीधे ब्रायन के बाजू में गोली मार दी। उस आदमी का नाम प्लाया था, वही गैंग लीडर। प्लाया ने जमीन पर खून से लथपथ पड़े ब्रायन को नीचे देखा। उसने शांतिपूर्वक बंदूक फिर उठाई और ब्रायन की गर्दन में एक और गोली मार दी। फिर वह कार की तरफ लौटा और वहां से चला गया। दृश्य एक अस्पताल के कमरे में बदल जाता है। इंस्पेक्टर डेनिस जिज्ञासा से वहां आता है। वह जानना चाहता है कि ब्रायन अभी भी जिंदा है या नहीं। वह मेज पर अपना बिजनेस कार्ड छोड़ता है और बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। ब्रायन के अस्पताल की खिड़की के बाहर कुछ अजीब होने लगता है। एक तोता हर दिन खिड़की की मुंडेर पर आ जाता है। वह घंटों तक वहीं बैठकर उसकी रखवाली करता रहता है, मानो उसके बेटे की आत्मा किसी रूप में लौट आई हो और ब्रायन के जागने की प्रार्थना कर रही हो। आखिरकार प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं। ब्रायन की पत्नी हर दिन बिना चूके उससे मिलने आती है। तोता भी हर दिन बिना चूके खिड़की पर आता है। धीरे धीरे ब्रायन ठीक होना शुरू करता है और लंबी रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया में उतर जाता है, लेकिन उसकी वोकल कॉर्ड्स को हुआ नुकसान स्थायी होता है। वह अपनी पूरी जिंदगी फिर कभी बोल नहीं पाएगा। यह एहसास ऐसा है जैसे एक खामोश कमरे में चीखना, जहां मुंह खुलता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। जब ब्रायन आखिरकार घर लौटता है तो यादें तुरंत उसे घेर लेती हैं। उसकी पत्नी पीछे से उसके चारों ओर हाथ डालकर उसे कसकर थाम लेती है। आंगन में पड़ा सॉकर बॉल पूरी तरह से पिचक चुका है। घर के अंदर सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा उस क्रिसमस डे पर था। वो तोहफे जिन्हें उसका बेटा कभी खोल ही नहीं पाया, अब भी ट्री के नीचे पड़े हैं। दर्द असहनीय है। ब्रायन फ्रिज तक जाता है और लिकर की बोतल निकाल लेता है। वह सिर पीछे झुकाकर पीता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसे चुपचाप देखती रहती है। फिर उसका अपना दुख एक साथ फूट पड़ता है। दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चे को खोकर हमेशा मजबूत नहीं रह सकती। ब्रायन खुद को बेसमेंट में बंद कर लेता है। वह हफ्तों तक शराब और दुख में डूबा रहता है। फिर एक दिन नशे में धुंधली हालत के बीच उसे अपने बेटे की
की याद आती है और उसके भीतर कुछ बदल जाता है। वह खुद को हमेशा ऐसे नहीं रहने दे सकता। बदले का बीज अंधेरे को चीरकर ऊपर आने लगता है। अब अक्टूबर का महीना है और क्रिसमस तक 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। ब्रायन हर रात देर तक खुफिया जानकारी जुटाना शुरू करता है। उसके दुश्मन अब सिर्फ कुछ अपराधी नहीं रहे, वे उसी रात गोली चलाने वाले दोनों गैंग्स के सभी सदस्य हैं। ब्रायन हर हरकत पर नजर रखता है और हर अपराधी गतिविधि दर्ज करता है जो उसे मिल सकती है। वह प्लाया पर खास तौर पर नजर रखता है, लेकिन प्लाया बार बार नजर से गायब हो जाता है। फिर ब्रायन की नजर एक और आदमी एंथनी पर पड़ती है। वह उसे एक इमारत से ट्रैवल बैग लेकर बाहर निकलते और कार में बैठते हुए देखता है। ब्रायन सब कुछ फिल्माता है और अपनी वॉल में जोड़ देता है। थैंक्सगिविंग बीत जाता है और ब्रायन अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। इन महीनों में उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह कमजोर और टूटा हुआ आदमी नहीं रहा। उसकी जगह अब कुछ ऐसा आ जाता है जो एक हथियार की तरह चलता है। वह कार ड्रिफ्टिंग टेक्निक्स में माहिर हो जाता है, जिन्हें सीखने में प्रोफेशनल ड्राइवर्स को सालों लगते हैं। उसकी शूटिंग अब सर्जिकल हो चुकी होती है। हर गोली बिल्कुल डेड सेंटर लगती है। कोई डिविएशन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। तैयारी के ये महीने आखिरकार पीछे छूट जाते हैं। क्रिसमस करीब आ रहा है और बदला शुरू होने के लिए तैयार है। एक देर रात ब्रायन खिड़की से अंदर घुसकर एंथनी के घर में दाखिल होता है। एंथनी आवाज सुनकर बाहर आता है और देखने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है। ब्रायन उसके समझ पाने से पहले ही उसे मार देता है। एंथनी सीढ़ियों से लुढ़कता है और फिर उठ नहीं पाता। ब्रायन उसे नीचे बेसमेंट में घसीट ले जाता है और छत से उल्टा लटका देता है। वह वेल्डिंग मास्क पहनता है ताकि एंथनी उसकी पहचान न कर सके। फिर वह पूछताछ शुरू करता है। ब्रायन प्रिंटेड क्वेश्चंस एक एक करके सामने रखता है और एंथनी को उनके जवाब लिखने पर मजबूर करता है। सवाल गैंग ऑपरेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग मेथड्स, नेम्स और लोकेशंस के बारे में है। एंथनी दीवार पर लगी निगरानी संबंधी जानकारी को देखता है और समझ जाता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में है। फिर भी वह विरोध करने की कोशिश करता है और ब्रायन उसकी आंखों के ठीक सामने लकड़ी में चाकू गाड़ देता है। संदेश साफ था। एंथनी ने म्यूजिक झुकने का नाटक किया, फिर एक ही झटके में वह छूट गया। उसने चाकू पकड़ लिया और ब्रायन पर वार कर दिया। ब्रायन इसके लिए तैयार नहीं था। ब्लेड अंदर धंस जाता है और ब्रायन लड़खड़ा कर पीछे हटता है। ब्रायन ने कभी असली कॉम्बैट नहीं देखा था। उस पल उसकी अनुभवहीनता उसे भारी पड़ती है, लेकिन हताश कोशिश और कच्चे जज्बे के सहारे वह वापस लड़ता है। वह एंथनी को तब तक पीटता है जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देता। अब 24 दिसंबर है, वही रात जिसके लिए ब्रायन 1 साल से तैयारी कर रहा था। वह अपने हथियार और उपकरण बाहर निकालकर सब कुछ सावधानी से तैयार करता है। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। वह उसे जाने से पहले देखने का फैसला नहीं करता। उसे खुद नहीं पता कि यह अपराध बोध है, दुख है या दोनों। इसके बजाय ब्रायन वह उपहार उठा लेता है जो कभी खोला ही नहीं गया था। वह गाड़ी चलाकर सेमेटरी तक जाता है। वह अपने बेटे की कब्र पर घुटनों के बल बैठता है और उस उपहार को धीरे से वहां रख देता है। वह अपना हाथ ठंडी समाधि शिला पर टिकाता है। वह बहुत देर तक वहां चुपचाप बैठा रहता है। जो कुछ भी उसे कहना था वह सब किसी तरह उस खामोशी के पीछे फंस गया था। रात ढलने पर ब्रायन एंथनी के बंधे हुए शरीर को इंस्पेक्टर डेनिस के दरवाजे पर फेंक देता है। उसके पास एक लाल लिफाफा भी है। कुछ ही मिनटों में एंथनी गिरफ्तार हो जाता है। डेनिस लिफाफा अंदर ले जाकर सावधानी से खोलता है। अंदर से एक हाथ से लिखा नोट गिरता है। उसमें बस इतना लिखा होता है कि सब कुछ आज रात खत्म होगा। डेनिस लिफाफे में रखा यूएसबी ड्राइव खोलता है। उसमें जो मिलता है वह उसे तुरंत सन्न कर देता है। सब कुछ वहां मौजूद था। पिया के गैंग द्वारा किए गए हर अपराध का रिकॉर्ड, हर रिश्ता, हर लेन देन, हर लोकेशन और एंथनी का पूरा लिखित कन्फेशन। महीनों की मेथोडिकल सर्वेलेंस एक ऐसे पैकेज में बदल दी गई थी जो भारी तबाही मचा सकता था। ब्रायन ने यह सब सिर्फ एक वजह से इकट्ठा किया था, ताकि पुलिस वही पूरा कर दे जो वह आज रात अधूरा छोड़ने वाला था। ब्रायन प्लाया के ठिकाने की ओर गाड़ी चलाता जा रहा था, तभी रेडियो पर पुलिस का प्रसारण अचानक सुनाई देता है। पास में आर्म्ड रॉबरी चल रही थी। वह अपनी गाड़ी मोड़कर उधर चला जाता है। डकैती करने वाले लोग बड़े और मजबूत कद काठी के थे। ब्रायन तुरंत सामने नहीं आता। वह एक फ्लैंकिंग पोजीशन लेता है और उनके हिलने का इंतजार करता है। फिर वह अपनी कार को तेजी से दोनों के बीच सीधा टकरा देता है। टक्कर बेहद भयानक होती है, लेकिन उनमें से एक आदमी कार को पकड़ लेता है और छोड़ने से इनकार कर देता है। ब्रायन जोर से ब्रेक लगाता है और गाड़ी को बेतहाशा मोड़ता है ताकि उस आदमी को छत से गिरा दे, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कुछ गोलियों के बाद खून धीरे धीरे विंडशील्ड पर बहने लगता है। उसके बाद जो खामोशी आती है उसमें ब्रायन बैठा रहता है और उसके भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है। यह पहली बार है जब उसने किसी इंसान की जान ली है। वह कुछ पल उसी एहसास के साथ बैठा रहता है। फिर वह बैक सीट में हाथ डालता है। वह एक रैप पैकेज निकालता है और उसे प्लाया के कॉम्पाउंड की फेंस के ऊपर फेंक देता है। पैकेज के अंदर एंथनी का कटा हुआ हाथ होता है। एंथनी प्लाया के गैंग का की होल्डर था। प्लाया के आदमियों में से एक उसे ढूंढकर सीधे गैंग लीडर तक ले जाता है। प्लाया हाथ को घूरता है और गुस्से से सख्त हो जाता है। वह तुरंत मान लेता है कि यह काम रुइस के राइवल गैंग ने किया है। वह अपने आदमियों को तुरंत बिना किसी दया के जवाबी हमला करने का आदेश देता है। यही ब्रायन की पूरी योजना, दोनों गैंग्स के बीच युद्ध भड़काना और उन्हें दूसरे को चीर डालने देना। दोनों पक्ष सड़कों पर पूरी फायर फाइट में उलझ जाते हैं। ब्रायन केओस में जाने ही वाला होता है कि उसे कुछ अप्रत्याशित दिखाई देता है। पुलिसकर्मी चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उन पर भी गोलियां चल रही हैं। एक महिला ऑफिसर नीचे दब गई है और उसके पास बचने की कोई जगह नहीं है। ब्रायन
ब्रायन एक फैसला करता है। वह अपनी कार को उसकी पोजीशन के चारों ओर तेज तेज चक्कर में चलाता है और पास आते गैंग मेंबर्स पर फायरिंग शुरू कर देता है। वह मूविंग कार से एक एक करके उन्हें साफ कर देता है। एक बेपरवाह गैंग मेंबर अपना फोन निकालता है और पूरे सीन की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। प्लाया अपनी गैंग के आदमियों को उसी छोटे से स्क्रीन पर एक एक करके गिरते हुए देखता है। वह कार को तबाही के बीच ऐसे चलते देखता है जैसे वह कोई भूत हो। वह ब्रायन को ऐसे आदमियों से निपटते देखता है जैसे वे कुछ भी ना हो, और पहली बार पूरी रात में प्लाया को असली डर महसूस होता है। ब्रायन कार को ऑफिसर के सामने रोकता है और वह उसमें चढ़ जाती है, लेकिन उसके ड्राइव शुरू करने से पहले ही उसकी पीठ में गोली लग जाती है। ब्रायन जितनी तेज हो सके गाड़ी चलाता है, उसे किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह बच नहीं पाती। ब्लॉक पार करने से पहले ही वह जा चुकी होती है। वह बस एक पल के लिए आंखें बंद करता है, फिर वह गाड़ी चलाता रहता है। वह उस आदमी को ढूंढता है जो वायलेंस की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और अपनी कार उससे टकरा देता है। वह फोन उठा लेता है जबकि रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही होती है। वह सीधे कैमरा में देखता है, फिर वह फुटेज प्लाया को भेज देता है। प्लाया उसे देखता है और घबराहट पूरी तरह हावी हो जाती है। अब वह आखिरकार समझ जाता है कि उसके पीछे कौन पड़ा है। वह गैंग चैट में ब्रायन को मारने वाले को टुनाइट 5-0 देने का ऐलान कर देता है। ब्रायन अगले ही पल रूइज को देखता है और उसकी गाड़ी के पास से धीरे धीरे निकल जाता है। यह जानबूझकर किया गया उकसावा था। वह एक ब्रिज पर चढ़ता है और कार रोक देता है। वह सीट के बगल से एक छोटा म्यूजिक एक्सेसरी निकालता है। उसे वह चुपचाप अपने हाथ में थामे रखता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह आज रात अपने बेटे तक पहुंच सकता है। वह उस चीज पर बहुत धीरे से अपने होंठ रखता है। एक वादा, जिन जिन लोगों ने यह सब किया था उन सबको इस रात के खत्म होने से पहले इंसाफ का सामना करना होगा। उसे रूइज के आने की आहट सुनाई देती है और वह एक्सेलरेटर पूरा दबा देता है। तभी एक कार साइड वाली सड़क से तेजी से निकलकर पूरी ताकत से ब्रायन की गाड़ी से टकराती है। रूइज उसे ढूंढ चुका था। सड़कों पर एक भयानक हाई स्पीड चेस शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर डेनिस पुलिस रेडियो पर नजर रखे हुए है। तभी सूचनाएं लगातार आने लगती हैं। दो गैंग्स एक दूसरे को चीर रहे हैं और उनके बीच एक अकेली गाड़ी हर जगह से गुजर रही है। डेनिस लंबे समय तक यह जानकारी सुनता रहता है, फिर उसे अचानक सब समझ में आने लगता है। उसे आखिरकार पता चल जाता है कि आज रात क्या हो रहा है। अपने हाइडआउट में प्लाया एक डिमली लिट रूम में एक महिला के साथ है। तभी कॉल्स आने लगती हैं। वह अपनी क्रू के हर मेंबर को तुरंत कॉम्पाउंड वापस आने का आदेश देता है। उधर ब्रायन को खबर मिलती है कि प्लाया ने सभी लोगों को हाइडआउट पर वापस बुला लिया है। वह अपना कोट पहनता है और अपने वेपन्स आखिरी बार जांचता है। तीसरा और अंतिम राउंड शुरू होता है। गैंग मेंबर्स हर दिशा से हाइडआउट की ओर जुड़ते हैं। ब्रायन शैडोज में उनके साथ साथ चलता है और उनके पीछे अंदर घुस जाता है। रोलिंग शटर पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले वह दौड़कर भीतर प्रवेश करता है। पहली मंजिल केओस में डूबी हुई है। ब्रायन मेथोडिकली आगे बढ़ता है। वह नीचे की लेवल साफ करता है और रूफ तक जाने वाली सीढ़ियां ढूंढ लेता है। ऊपर जाने से पहले वह रीइंफोर्समेंट्स की रफ्तार कम करने के लिए एक्सेस पॉइंट्स पर माइंस लगा देता है। रूफ पर वह अंधेरे में साउंड का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी रूइज बाहर आता है, अभी भी जिंदा, अभी भी गुस्से में। रूइज कद काठी में ब्रायन से बड़ा है और लड़ाई शुरुआत से ही बुरी तरह बिगड़ जाती है। रूइज ब्रायन को दबा देता है और हावी होने लगता है। फिर ब्रायन वह आवाज सुनता है। नीचे माइंस फट जाती हैं। विस्फोट रूफ एक्सेस को फाड़ देता है और आदमियों को हवा में उड़ा देता है। रूइज अनजाने में आवाज की तरफ मुड़ता है। ब्रायन उस एक पल का फायदा उठाता है और जोरदार काउंटर करता है। इंस्पेक्टर डेनिस रूफटॉप पर पहुंचता है। ऊपर जाने का रास्ता बॉडीज से ढका हुआ है। डेनिस आगे बढ़ता है और वहां अभी भी खड़े गैंग मेंबर्स से भिड़ जाता है। वह सटीक वारों की एक श्रृंखला छोड़ता है और उन्हें साफ तरीके से गिरा देता है। दोनों आदमी रूफटॉप पर आमने सामने आ जाते हैं। ब्रायन अपनी गन ऊपर ही रखता है। डेनिस ब्रायन को देखता है। वह उसमें एक पिता को देखता है, एक साल के ग्रीफ, तैयारी और दर्द का पूरा बोझ। वह अपना वेपन पूरी तरह नीचे कर देता है। तभी एक डोर के पीछे से गन फायर फूट पड़ता है और दोनों को गोली लगती है। वे एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और पोजीशन को फ्लैंक करने के लिए अलग अलग दिशा में बोड़ जाते हैं। ब्रायन शैडोज से निकलता है और सामने एक वुमन को खड़ा पाता है। वह धीरे धीरे मुड़ती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं। उसका एक्सप्रेशन डेस्परेट और छोटा सा लगता है। ब्रायन हिचकता है। उसकी गन थोड़ी नीचे झुक जाती है। यही हेजिटेशन उसे लगभग मार ही डालती है। वह गोली चलाती है। डेनिस दूसरी तरफ से आते हुए 2 गोलियां खा लेता है। ब्रायन अपना वेपन उठाता है और ट्रिगर दबा देता है। फिर वह कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, खून से सनी गन हाथ में लिए हुए। फिर वह प्लाया के कमरे की तरफ बढ़ता है। प्लाया पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। ब्रायन जख्मों से भरा हुआ है और मुश्किल से खड़ा है। उसके शरीर में अब और कुछ बचा नहीं है। प्लाया अपनी गन उठाता है और पल पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। फिर एक ही गोली की आवाज गूंजती है। डेनिस कमरे के दूसरी तरफ से प्लाया को गोली मारता है। यह गोली उसे तुरंत नहीं मारती। डेनिस का निशाना परफेक्ट नहीं है। एक आखिरी बार प्लाया गिरता है और फिर दोबारा नहीं उठता। जो खामोशी उसके बाद आती है उसमें ब्रायन वहीं खड़ा रह जाता है। कमरा बिल्कुल स्टिल है। क्रिसमस नाइट खत्म हो चुकी है। उसका बेटा अब भी उससे दूर है और अब वह खामोशी किसी भी गन शॉट से ज्यादा तेज लगती है। अगर आप इस दर्द भरी और शक्तिशाली फिल्म को अंत तक देख पाए हैं तो यह उन सबसे इमोशनल रिवेंज स्टोरीज में से एक है जो कभी सुनाई गई हैं। अगर ब्रायन की साइलेंट जर्नी ने आपको भीतर तक छू लिया है तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम और भी ऐसे पावरफुल थ्रिलर्स का ब्रेकडाउन लेकर आते हैं। अगला कौन सा मूवी रिकैप चाहिए नीचे कमेंट्स में लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।